दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग अपना क्या कर रहे हैं कि CUET जनरल टेस्ट जो है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जनरल टेस्ट में जितने भी MCQ आपके आए हैं उस MCQ के बेसिस पे है ना, हम लोग और भी अदर पॉइंट जो कि आपका एक तरीके से वन लाइनर बन सकता है उस तरीके से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इससे पहले जितने भी जो है सीरीज़ है उसको आप लोगों ने देखा होगा। इसमें अब तक मैंने 3 सीरीज़ को अब तक अपलोड किया, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके, है ना। तो प्लेलिस्ट पे आपको जनरल टेस्ट का मिल जाएगा। तो CUET UG जो है 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात करते हैं, UG में अगर जनरल टेस्ट होगा, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसकी डिमांड जनरल टेस्ट के बेसिस पे होगा, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, और साथ ही साथ जो है रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन, उन सबको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वन लाइनर टाइप में। तो सबसे पहले जो है, नेम द कमीशन विच ऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वो कौन सा ऐसा कमेटी था जो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कमीशन जो कि हमारा स्टेट का जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा जो आता है, लगभग वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है बेसिकली हमारे पास में कब आता है, 1956 में आता है ना। उससे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या बन जाता है, बेसिकली स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है लगभग 1956 में आता है ना। तो उससे पहले जो हमारे पास में फजल अली कमीशन जो है वो आता है ना। तो ये फजल अली कमीशन जो है ऑर्गेनाइज स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो यही कमेटी जो है बेसिकली रिकमेंड करता है कि स्टेट जो है आपका इस तरीके से होना चाहिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कमीशन जो है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है ना। 1953 में जो है हमारा सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टेट बनता है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनता है, और वो स्टेट हमारा जो होता है आंध्र प्रदेश होता है ना। तो आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कब जो है फर्स्ट स्टेट जो कि हमारा बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो 1953 में आंध्र प्रदेश में बनता है। चलिए ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका पार्ट 17 है ना। तो पार्ट 17 में हम लोग लैंग्वेज के बारे में डील करते हैं। आर्टिकल अगर पूछ लेता है आपसे कि कितने से कितने आर्टिकल तक में हम लोग बात करते हैं, तो आर्टिकल 343 से लेके 51 तक की हम लोग बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, है ना। तो ये लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया हुआ है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है अशोक मेहता कमेटी है ना। तो ये अशोक मेहता कमेटी जो है हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, पंचायती राज सिस्टम, है ना। तो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड ये बेसिकली कमेटी हम लोगों को क्या सजेस्ट किया था, 2 टायर सिस्टम, है ना। तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम होगा वो 2 टायर सिस्टम होगा। बट इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना। बलवंत राय मेहता, है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी जो आता है वो रिकमेंड करता है 3 टायर सिस्टम, है ना। तो ये याद रखना कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा कमेटी जो कि पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम के बारे में बात करता है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमारा कोई कमेटी बना था पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, तो अशोक मेहता कमेटी था, है ना। तो याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि हमारा जो है ग्राम पंचायत किस तरीके का सिस्टम है, तो उसमें हम लोग जो देखते हैं 3 टायर सिस्टम है ना। तो इसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। बाकी जो है इसके अलावा कि फर्स्ट स्टेट मतलब कौन सा था जहाँ पर ये पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया हुआ था, सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया हुआ था, तो वो स्टेट अगर आपसे पूछता है तो राजस्थान आपको पता होना चाहिए ना। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछता है तो वो जो डिस्ट्रिक्ट था हमारा नागौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया हुआ था। और ये हम लोग देखते हैं 1959 में जो है सबसे पहले ये स्टेट जो है बेसिकली जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम बनता है ना। तो इसके बारे में याद रखना। कई बार जो है आपसे पूछ सकता है डेट कौन सा था, तो 20 अक्टूबर जब हमारा ये फर्स्ट टाइम जो है पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो याद रखना कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो था हमारा किस चीज़ से रिलेटेड था, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड था, जो कि 3 टायर की बात करता था। बट अशोक मेहता कमेटी 2 टायर सिस्टम की बात करता था ना। तो इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। अगला जो हमारे पास में, वेन वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प इशू। तो ये हमारा सबसे पहले जो है कि पोस्टेज स्टाम्प जो है कब इशू हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले एक नाम जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से पहले आपको डलहौजी जी के बारे में पता होना चाहिए ना। तो लॉर्ड डलहौजी जो था, तो लॉर्ड डलहौजी, है ना। तो ये जो है बेसिकली कब बनते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो था इनका टाइम पीरियड 1948 से लेके 1856 तक, है ना। तो ये जो है 1848 से लेके 1856 तक के बेसिकली बनते हैं। ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इनके कुछ मेन इंपॉर्टेंट काम जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहले तो इन्होंने जो दिया था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो था उसके बारे में भी बात करते थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जिस भी शासन के पास में मेल हायर नहीं होगा वो फिर क्या कर लेंगे कि ये उसको हड़प लेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से पूरा प्रोविज़न बनाया था। और उसके अलावा दूसरा इन्होंने काम किया था रेलवे, है ना।
तो रेलवे जो सिस्टम था हमारे इंडिया में उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ये रेलवे जो था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना। तो रेलवे जो था फर्स्ट टाइम जो हमारा कब बना था, मतलब रेलवे लाइन जो हमारा था, रेलवे सर्विस, तो 1853 में है ना। तो 1853 में था और ये कहाँ से कहाँ तक था, मुंबई टू थाने है ना। तो मुंबई टू, एक मिनट है ना, तो मुंबई थाने जो है हम लोग ये देखते हैं कि ये रेलवे सर्विस जो था इसने ही, लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट किया था, है ना। उसके अलावा जो है पोस्ट ऑफिस वाला जो काम था इसने ही किया था, है ना। तो पोस्ट ऑफिस जो था इसका भी काम जो था इसने ही किया था और ये काम हुआ था 1854 में, है ना। तो ये इसके बारे में याद रखना। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम किया था, उड्स डिस्पैच किया, है ना। तो उड्स डिस्पैच में एक्चुअली में होता क्या था, ये वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उड डिस्पैच के ज़रिए जो हमारा यूनिवर्सिटी है ना, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ये बेसिकली काम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था, है ना। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो ये पोस्ट स्टैम्प वाला तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका, लेकिन उससे पहले जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब दिया था जिसमें मेल हायर नहीं होता था, तो उसको जो है ये लोग हड़प लेते थे। अच्छा, ये क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि ये कौन सा ऐसा पहला जो था शासन था, मतलब कौन सा ऐसा एरिया था जिसको इसने सबसे पहले हड़पा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के जरिए। तो सतारा, है ना। तो सतारा डायनेस्टी जो था उसको इन्होंने सबसे पहले जो है हड़पा था। उसके अलावा जो है झांसी जो है उसको भी करता है ना। तो जिसके पास में मेल हायर नहीं होता था उसको जो है ये लोग हड़पने की कोशिश करते हैं ना। इनका पूरा का पूरा अपना पूरा सिस्टम चलता था कि भाई साहब चलो ठीक है, मेल हायर नहीं है तो थोड़ी देर के समझ में आया ना, जिनके पास में मेल हायर होगा उसको तो ये कम से कम नहीं हड़पेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, जिनके पास में मेल हायर होता था उनको भी ये लोग कहते थे कि आप यहाँ पर सही से शासन नहीं चला पा रहे, यहाँ पर जो है लोगों की सेवा सही तरीके से नहीं हो रही, चलिए हटिए अब हम लोग करेंगे। और वो कौन करते थे, हम लोग से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वो इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करता था, है ना। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स सीधे सीधे जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में सब चीज़ों का जाना है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1854 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिटी ऑफ इटर्नल होप। तो इटर्नल होप जो है सिटी हम लोगों को पता है कि रोम को जो है बोलते हैं ना। तो रोम का जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इटली जो है ना, तो इटली का कैपिटल जो है वो रोम है हमारा, है ना। और उसके अलावा जो है लंदन, सॉरी लंदन तो इसके लिए आपको इंग्लैंड है ना। तो इंग्लैंड जो है उसका कैपिटल लंदन है ना। और उसके अलावा जो है फ्रांस जो है उसका जो है कैपिटल हम लोग देखते हैं कि पेरिस है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हो गया। चलिए ठीक है, रोम जो है यहीं पर जो है FAO है ना, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर हम लोगों को देखने को मिलता है ना। लंदन में जो है क्या है हमारा, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है उसका हम लोग देखते हैं कि उसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड है, लंदन में, है ना। तो पेरिस में भी बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इटली का हेडक्वार्टर रोम, और इसको ही हम लोग इटर्नल होप जो है, सिटी ऑफ इटर्नल होप के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, जितना भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इसको नोटबुक में नोट जरूर करते रहिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है मोस्टली जो है 90% आप MCQ को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे ना। जब हम लोग 2025 में बेसिकली नए नए जो है MCQ इसके बेसिस पे करेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड। तो हमारा यूनाइटेड नेशन जो है कब फाउंड होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैंने और छोड़ दिया, वो ये कि पेरिस से रिलेटेड है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ से बेसिकली क्वेश्चन भी बन चुका है, 1789 में जो है हमारा क्या स्टार्ट होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ था, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में जो है ये हमारा स्टार्ट हुआ था। चलो ठीक है, तो व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड, तो हम लोगों को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में जो है ये हमारा एस्टेब्लिश होता है। लेकिन इससे पहले जो है मैं सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों का बेस मजबूत करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 ये दोनों जो है आपको पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड वार 1 जो है ये हमारा कब से कब तक होता है, और उसके अलावा वर्ल्ड वार 2 है ना, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से ही कनेक्शन जो है वर्ल्ड वार 2 तक। कई सारे लोग जो है आपको ये बताएंगे कि वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो है सीधे सीधे जो है हमारा जो है यूनाइटेड नेशन जो है इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बेसिकली लीग ऑफ नेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है हमारा, जैसे वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है ना, तो उसके बाद में जैसे हमारा 1918 में है ना, तो 1914 में तो हमारा ये स्टार्ट होता है, बट 1918 में ये जैसे हमारा खत्म होता है, तो 1919 में बेसिकली हमारा क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइले, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइले जो है हम लोग देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइले होता है, और उसके बाद में क्या बनता है, 1920 का टाइम पीरियड आता है जब हमारे पास LON लीग ऑफ नेशन जो है उसको इस्टेब्लिश कराया जाता है। तो ये लीग ऑफ नेशन जो है ये ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका काम जो था मेंटेन पीस, है ना, पीस को मेंटेन करना था दुनिया भर में, बट ये पीस को मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 वाली सिचुएशन फिर से 1939 में बन जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो भी है उससे रिलेटेड
हम लोग क्या करते हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो है डिपेंड रहे, उसको लेकर हम लोग कई सारी और भी चीज़ बनाते हैं। तो 1944 में हम लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड बैंक बनाते हैं ना। तो वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, उससे पहले क्या है, हम हमारे पास में क्या आता है, IBRD है ना। उसके अलावा जो है हमारे पास में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बनता है, दोनों को मिला के हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ना। तो ये 1944 में बनता है, हमारे पास में वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ये 2 ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है ना। फिर उसके अलावा जो है हम लोग 1945 में आते हैं, 24 अक्टूबर 1945 में हम लोग अपनी UN को इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है UN जब आ गया तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए है ना। अब देखो कि UN के पास में, मैंने इसको पहले ही आई थिंक बताया हुआ है, तो UN के पास में 6 मेन ऑर्गन है। उसके अलावा जो है इसके पास में जो स्पेशल एजेंसीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी तो करंट अफेयर से भी आपका जो है जनरल टेस्ट में क्वेश्चन आता है। तो रिसेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सा ऐसा रिसेंट कंट्री है जो कि स्पेशल एजेंसी ऑफ WHO से जो है अपने आप को अलग कर लिया, ख़त्म कर लिया है ना। तो इसका जो है आंसर जो है USA तो हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो बेसिकली जो है अम्ल वर्षा जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फ्लोरोकार्बन होगा या सल्फर डाइऑक्साइड होगा या हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा C, यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है CO2, ये हो जाएगा हमारा। उसके अलावा जो है CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस है ना। तो मार्स गैस ही बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है N2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस है ना। तो लाफिंग गैस जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन सकता है कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। उसके अलावा जो है वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर ना। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या है कि ये हमारे ग्रीन हाउसेज गैसेज है, तो जिसके वजह से जो है बेसिकली हमारा ग्रीन हाउस मेंटेन रहता है, ये सारी चीज़ें। चलिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बात आता है तो प्रियम्बल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए ठीक है, प्रियम्बल में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हम लोगों ने तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पूना पैक्ट के बारे में है ना। तो पूना पैक्ट जो है बेसिकली ये हमारा कब हुआ था, 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी प्लस BR अम्बेडकर, दोनों के बीच में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, साथ ही साथ जो है फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। साथ ही साथ हमारे पास में पहले जो था 7 फंडामेंटल राइट था, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में हमारे पास में क्या हो गया कि अब हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है। चलिए ठीक है, एक जो था हमारे पास में राइट टू प्रॉपर्टी है ना, जिसके बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी जो था हमारा, ये अब हमारा क्या हो चुका है, लीगल राइट हो चुका है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसको साथ ही साथ जो है हम लोग पार्ट 12 के आर्टिकल 300 में मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ जो है DPSP, जिसके बारे में हमारा पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर बात होता है। आर्टिकल अगर आपसे कोई पूछ ले तो आर्टिकल 36 to 51 जो है वो मेंशन किया गया। साथ ही साथ जो है ये DPSP जो था हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया था, जो आयरलैंड है वहाँ से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हम लोगों ने इसको बोरो किया था। और साथ ही साथ जो है ये आयरलैंड जो था बेसिकली स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसको बोरो किया था, बट हम लोगों ने आयरलैंड से किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में जो है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह। चलिए, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका रिप्लाई खुद से भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बलबन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बलबन से जो है क्वेश्चन बन सकता है ना। तो सेपरेट जो है हम लोग अभी CUET UG 2025 जो है उसके बारे में हम लोग सेपरेट जो है जनरल टेस्ट का सीरीज़ कवर करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये जो है PYQ से आपको ये समझ में आएगा कि क्या ऐसा है जिसे हमें फोकस करना चाहिए ना। तो बलबन के बारे में सबसे पहले तो नवरोज जो फेस्टिवल था, एक तरीके का हमारा फेस्टिवल था, पर्शियन फेस्टिवल। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, बलबन ने ही किया था ना। तो ये चीज़ याद रखना। साथ ही साथ जो है इसने क्या दिया था, किंगशिप थ्योरी है ना। तो किंगशिप थ्योरी जो है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि किंगशिप थ्योरी जो है मुगल सल्तनत में जो है बेसिकली किसने दिया था है ना, दिल्ली सल्तनत में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो है सिजदा एंड पैबोस है ना, सिजदा एंड पैबोस ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसने ही किया था। साथ ही साथ जो है आपको और चीज़ें पता होना चाहिए। आयरन एंड ब्लड जो था
इसको इसने ही इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली सल्तनत में, है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है नौरोज़ फेस्टिवल, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। उसके अलावा जो है एक और चीज़ था जिसको बड़ा फेमस, हाँ, तुर्कान चहलगानी, है ना। तुर्कान चहलगानी जो था, है ना, चहलगानी, इसको जो है इसने बैन कर दिया था ना। 40 लोगों का जो सेना था ना, 40 लोगों का, जिसको चहलगानी बोलते थे, 40 लोग होते थे उसमें आर्मी के, तो इसको जो है इसने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था ना। तो तुर्कानी चहलगानी को ख़त्म करने का काम किसने किया था, बेसिकली बलबन ने किया था ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मार्केट जो था कंट्रोल, उसके बारे में बेसिकली मार्केट मैकेनिज्म क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो मार्केट मैकेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला जो है हम लोग देखते हैं, तो एलिसा टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। अच्छा, एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए यूज़ नहीं होता है, किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करती, ये आपको बताना है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस के लिए भी होता है और एड्स के लिए भी होता है ना। अब देखो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। एड्स जो है एचआईवी वायरस से होता है, ये हम लोगों को पता है ना। चलो ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों ने देखा था। तो अब आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए यूज़ नहीं होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होने वाला है ना। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि हेपेटाइटिस के लिए भी होता है, एड्स के लिए भी होता है, लेकिन किसके लिए नहीं होता है ये आप बताइएगा हमें। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ट्रिपोनोसोना, है ना। ट्रिपोनोसोना जो है इंटरमीडिएट है किस चीज़ के लिए, सैंड फ्लाई का या फ्रूट फ्लाई। बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि ये ट्राइपोनोसोमा जो है ये डिजीज़ किससे होता है ना। तो ये जो है सीसी फ्लाई जो है उससे होता है। तो सीसी फ्लाई उसके ज़रिए जो है ट्राइपोनोसोमा जो है ये डिजीज़ देखने को मिलता है हमारा, है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके अलावा जो है ट्रैकोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ। तो देखो, ट्रैकोमा डिजीज़ जो है ये आई से रिलेटेड हमारा, है ना। तो आई जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए जो है जिसकी कमी से जो है रतौंधी होता है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए जिसका जो है साइंटिफिक नेम अगर हम लोग देखते हैं तो इसका केमिकल नेम जो है रेटिनॉल जो है, इसको भी हम लोग बोलते हैं ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है डिजीज़ भी हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ और बीमारी जो कि मतलब डिजीज़ जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, एक तो हमारा हो गया यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ट्रैकोमा, है ना। तो ट्रैकोमा जो है ये होता है हमारा, है ना। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पर ग्लूकोमा, है ना। तो ग्लूकोमा जो है ये भी होता है हमारा विटामिन ए की कमी से। तो ये कुछ डिजीज़ है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास में 583 इज़ रिलेटेड टू, मतलब 583 इक्वल टू 293। चलो ठीक है भाई साहब। उसी तरीके से बोल रहा है कि भाई साहब आप ये बताओ कि 488 जो है किससे इक्वल होगा। तो ये जो है बेसिकली हमें अगर इसका रिलेशन पता हो जाएगा तो अगला कुछ भी वो पूछ रहा है उसी के पैटर्न पे हम लोग इसको निकाल लेंगे। चलो ठीक है, इसको देखते कि इसके बीच का क्या रिलेशन है। तो 5 + 8 + 3 अगर करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, 8 + 3 11 और 5 16 होगा। ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, तीनों को अगर हम, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है। अगर 16 है, ये तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 16 होगा, और 2 + 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 14 हो जाएगा। तो 16 और -14 करते हैं तो दोनों का बीच का जो है डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो 2 का है। तो उसी तरीके से अगर करते हैं तो 8 और 16 4 20 है ना। तो ये हमारे पास में 20 आ रहा है। तो अब इसमें से चेक करो कि किसका जो है डिफरेंस हम लोग करने पर जो है बेसिकली ये हमारे पास में 2 का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास में मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए ना। तो 9 2 11 1 12, तो ये तो हो नहीं सकता है। 8 7 15 3 18, तो ये 378 जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 7 15 4 19, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। 8 5 13 1 14, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो ये जो है कि आप इस पर कोई सा भी लॉजिक लगा लोगे, यहाँ पर ये आंसर इसी बेसिस पे निकलने वाला है, क्योंकि 5 + 8 + 3 जो है ये 16 होगा। 2 9 3 जो है इसको अगर प्लस करते हैं तो 14 होगा। और 16 और 14 के बीच में अगर देखते हैं तो क्या रिलेशन बन रहा है कि 2 जो है यहाँ पर जो है डिफरेंस 2 का है। तो उसी तरीके से 4 8 8 के बीच में अगर देखते हैं तो ये 20 होता है ऐड करने के बाद में। उसी तरीके से 378 को जब ऐड करते हैं तो ये 18 आता है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है हम लोगों को 2 मिल जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर 378 हो जाएगा। तो ये लॉजिक जो है बेसिकली यहाँ पर फॉलो हो रहा है। चलो, अगर z को जो है 52 लिख रहे हैं तो ACT को हम लोग क्या लिख रहे हैं, z इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, ACT इक्वल टू 48 हो गया। तो उसी तरीके से आपसे बैठ का आपको बताना। चलो ठीक है। तो z जो है हम लोगों को पता है कि ये 26 पे होता है हमारा नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दे रहे हैं। तो A 1 पे होता है और C जो है हमारा कितने पर होता है, 3 पर होता है, और T कितने पर होता है हमारा, 19 पे होता है ना, सॉरी 20 पे होगा। चलो ठीक है। तो ये जो है हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 × 2 करते हैं तो 48 हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से B जो है हमारा 2 पे होगा, A जो है हमारा 1 पे होगा, तो 3 हो गए ये हमारे पास में, और 6 पे जो है F आता है। तो 9 × 2 जब करते हैं तो 18 जो है बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो सॉरी, ये हम इसको दूसरा मान के चले, T है यहाँ पर, है ना। तो T का हम लोगों को क्या मिलता है, 20 मिलता है ना। तो 20 +
4 है ना, तो ये हमारे पास में 24 इंटू 2 करते हैं तो 48 जो है इसका करेक्ट आंसर। ये समझ में नहीं आया, मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, Z जो है आपका 26 हो गया है ना, तो यानी Z जो है 26 पे आता है, बट यहाँ पर इन्होंने 52 दिया है, यानी 26 इंटू 2। उसी तरीके से जो है ACT, ये अगर दोनों का वैल्यू अगर हम जोड़ के देखते हैं तो 1 + 3 + 20 है ना, तो ये हमारे पास में 24 होगा, बट इसका वैल्यू ये क्या दे रहे हैं, 48 दे रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। उसी तरीके से अगर बैट को करते हैं तो बैट का जो है अगर हम लोग टोटल वैल्यू देखते हैं तो 2 + 1 और उसके अलावा जो है हमारे पास में क्या आता है, टी का वैल्यू क्या है हमारे पास में 20 है ना, तो इसका वैल्यू क्या आता है 23 आता है, बट ये इसका वैल्यू कितना होगा 46 होगा, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 23 इंटू 2 करते हैं तो ये हमारे पास में 46 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 है, 63 है, 124 है, 215 है। अब इसके बीच का रिलेशन आप बता दो, तो ये वाला जो गैप है इसको फिल कर लोगे आप लोग है ना। तो 7 है, चलो गैप है, उसके अलावा 63 है, चलो 2 का हम लोग देखते हैं, उसके अलावा एक और चेक कर लेते हैं 124 भी। चलो तो यहाँ पर जो है 2 का क्यूब एंड गैप गैप गैप, यहाँ पर जो है 4 का क्यूब और यहाँ पर 5 का क्यूब, तो थोड़ा सा सिमिलर हम लोग पहुँच जा रहे हैं ना। 8 यहाँ पे गैप ही रहने दो, 4 इंटू 3, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 64, बट यहाँ पर हम लोग करते हैं तो 125। तो सब में हम लोग देख रहे हैं कि -1 करते हैं तो हमारा जो है एग्जैक्ट जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 8 - 1 करते हैं तो 7, ये तो 7 निकल गया। उसी तरीके से 64 यहाँ पर आ रहा है तो 64 - 1 कर रहे हैं तो 63 आ गया, 125 - 1 कर रहे हैं तो 124 आ गया। तो ये चीज़ें हमें पता चल रहा है कि 2 के बाद में 3, 3 के बाद में ये 4, 4 के बाद में ये 5, उसके अलावा जो है ये 6, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब है ना, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 27 - 1, तो हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर निकल के आएगा 26 जो है ये वाला जो है जहाँ पे फिल होगा तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली रिलेशन था जिसको फॉलो कर रहे थे हम लोग है ना, बेसिकली ये लॉजिक है, रिलेशन नहीं है ना। तो ये लॉजिक जिसके बेसिस पे हम लोग आंसर निकाल लिए, कोई और भी लॉजिक जिसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा तो एक और लॉजिक फॉलो होगा, बट लेकिन उसको मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज YEB WFD UHG SKY। चलो ठीक है, तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन सीरीज वाला रहे ना तो ये देखो कि इसका रिलेशन चल रहा है, इसका रिलेशन चल रहा है, इसका चल रहा है ना बेसिकली इसके साथ में, या हो सकता है कि कभी सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का पहले के साथ में चल रहा होगा, सब पे पहले वाले पे, बाकी 2 फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है लॉजिक आपको फॉलो करना पड़ता है उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं पूरे सीरीज में तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि YWUS, चलो ठीक है, तो y में क्या है कि y कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 25 नंबर पे आता है ना। चलो ठीक है, w कितने नंबर पे आता है, ये हमारा 23 नंबर पे आता है, ठीक है, w ये हमारा 23 नंबर पे आता है। u हमारा कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। s हमारा कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो 17 नंबर पे हमारा क्या आएगा, जल्दी बताओ। 17 नंबर पे जो है हमारा क्यों आता है ना, तो अब क्यों से कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, देखो एक गलत गया, हटाओ हटाओ हटाओ, तो क्यों से हमारा केवल एक ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो इस लॉजिक पे भी हम लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वही है कि आप लोग इसको जो है थोड़ा सा सीरीज में करोगे और एक एक करके चेक करोगे तब भी आपका आंसर जो है निकल जाएगा, लेकिन वही है कि टाइम टेकन होगा। लेकिन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस तरीके से सॉल्व करने बैठो, टाइम अपना बचा लोगे, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि रीजनिंग जो है मोस्टली सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ जो है CUET से रिलेटेड इसी चैनल पे जो है सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसका PYQs ऑपरेशन अच्छे से कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या सिलेबस है। उसके बेसिस पे जो हम लोग CUET UG 2025 को जो है टारगेट करेंगे, जहाँ पर आपका जनरल टेस्ट हो गया और 3 से 4 जो है डोमेन स्पेसिफिक उसको भी हम लोग टारगेट करने वाले हैं। वैसे तो हिस्ट्री जो है लास्ट ईयर भी हमारा कवर हुआ था है ना, तो जामिया के अंदर भी हिस्ट्री है ना, तो जो कि CUET के जरिए होता है, तो उसको भी लास्ट ईयर कवर किया गया होता है। NCERT का लाइन टू लाइन जो है कवर कराया गया हुआ था, लेकिन इस साल भी डिफरेंट होगा। और साथ ही साथ जो है जनरल टेस्ट को भी हम लोग कवर करेंगे, उसका जो है अब तक के 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये 5th वीडियो होगा, लेकिन 4 वीडियो के अंदर में एक वीडियो जो है आपका अपडेट से रिलेटेड है ना। तो CUET से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो है टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा CUET जनरल टेस्ट 2025। यहाँ पर एक एक करके जो है प्लेलिस्ट में आप जो चेक करेंगे ना, तो जो सबसे पहले अपलोड है वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद में पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से अपलोड, तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ जो है इस क्लास का PDF आप लोग हमारे वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है यूनिप्रेप पे जाइएगा और वहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नोट्स वाले सेक्शन में क्लिक करना है। नोट्स वाले सेक्शन में जो है डेली बेसिस पे जो हमारा करंट अफेयर जो कि आपके CUET जनरल टेस्ट के अंदर भी पूछा जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी हम लोग क्लासेस करते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड भी क्लास करते हैं, तो वहाँ पर सब चीज़ें जो है आपका MCQ जो है ओवरऑल देखने को मिल जाएगा, जिसका नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसको आप लोग यहाँ से व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके का CUET से रिलेटेड आपको क्वेरी हो 9891460883 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं।